नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बात देश की है, समस्या हर देशवासी की है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात तो लंबे समय से होती रही है, लेकिन जमीन पर क्या हुआ है वो हम सबके सामने है। किस तरीके से 1947 से लेकर 2021 के सफर तक में भारत की आबादी कुछ इस तरीके से बढ़ी है कि आज संसाधनों पर बोझ है, मौके अवसर मिलते नहीं लोगों को, रोजगार जैसी समस्याएं हैं और हर एक चीज के मूल में, जड़ में अगर हम देखें तो सीधे तौर पर आ जाती है ये आबादी। फिर राजनीति कहां पर उलझती है, कहां पर रुक जाती है वो नियत, इन सारे सवालों का विश्लेषण जरूरी है। आइए पेश है इसी पर श्वेत पत्र। उन्नीस 1947 में जब देश आजाद हुआ तब जनसंख्या 33 करोड़ थी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे देश की आबादी आज 138 करोड़ से अधिक है। 75 साल के अंदर देश की आबादी में लगभग 318% की बढ़ोतरी हुई। संसद में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा तेज है। जनसंख्या का जिन्न फाइलों से निकल आया है, आम और खास के विमर्श में शामिल है। जो इंडिया है यूथ पे डिपेंडेंट है सारा। जितना ज़्यादा यूथ नया आता जाएगा उतनी हमारे देखा जाए तो रोजगार की कमी होती जाएगी, उतना हम रोजगार दे नहीं पा रहे हैं देखा जाए तो जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी रोजगार के जो एडवांटेज है या जो एक्सपेक्टेशन है वो कम होते जाएंगे। लगभग 130 करोड़ हमारी जनसंख्या हो चुकी है। वो इसी वजह से है कि हमें उसके अंदर बाद में स्ट्रगल करना पड़ता है। हर जगह पे आज पार्किंग अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम लोग पार्टीशन होते जा रहे हैं घरों में। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण की गूंज है। नफा नुकसान की बातें हो रही हैं, नीति और नियत पर चर्चा है, टाइमिंग पर भी बहस है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। जनसंख्या नियंत्रण तो आवश्यक है क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और उपलब्ध संसाधन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके, इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या की नीति तो आनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की नई कोशिश पर आरोप है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव है, इसीलिए इस मुद्दे को छेड़ा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बल देने के लिए जनसंख्या नियंत्रण की बात की जा रही है। तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि इस तरह से इंसानी अधिकारों पर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही है। निज़ाम ये है, कुदरत का तो निज़ाम ये जो कुदरत बनाई है हमारी, आप सब एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन उसका अल्लाह का निज़ाम तो ये कि शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, किसी के ना भी होते, किसी के एक ही पैदा होता है। तो अब हम उस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। इस बहस और वाद विवाद से कुछ बुनियादी सवाल भी उठ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण नीति देश के लिए कितनी जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण देश का मुद्दा है या राजनीति का? बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती चुनौतियां क्या-क्या हैं? जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू कर पाना कितना संभव है? जनसंख्या नियंत्रण कानून बना तो उसका क्या असर पड़ेगा? और बड़ा सवाल, जनसंख्या नीति से नियंत्रित होगी या नियत से? अगर हम फर्टिलिटी को रियली कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको फोकस करना पड़ेगा करंटली मैरिड वुमेन के ऊपर, न सिर्फ ऑल वुमेन के ऊपर, दोज हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो इसलिए एक्चुअल जो हमारा बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ जो हमको देखने को मिलता है। जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में आ गया है और जो लोग जागरूकता, परिवार कल्याण और आम सहमति की बात कर रहे थे, वे भूल जाते हैं कि संसाधन और जनसंख्या का अनुपात इतना बिगड़ चुका है। यदि यह क्रम चलता रहा
तो 2-3 दशकों के बाद हमारे पास संसाधन नहीं बचेंगे। हम आज देश की जनसंख्या के आधार पर तथ्यों की तुलना करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों पर इतिहास के पन्ने पलटेंगे, देश की मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगे, बढ़ती जनसंख्या से उपजे हालात में सुविधाओं के लिए लोगों के संघर्ष की तस्वीर दिखाएंगे। हम दिखाएंगे जनसंख्या नियंत्रण की समस्या और समाधान पर श्वेत पत्र। जनसंख्या विस्फोट आज का मुद्दा नहीं है, आज की समस्या नहीं है, फिर आज कानून बनाने को लेकर बात क्यों हो रही है? और अगर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की बात है तो क्या वाकई इसमें राजनीति और टाइमिंग देखना चाहिए, या फिर देश को इस समय वाकई नियंत्रण की आवश्यकता है जनसंख्या के लिहाज से? भाई तो देश को जानी चाहिए था, पूरा देश बनते ही बढ़ा देते ना। यूपी गवर्नमेंट जा रही और वो सर पे टिकट वार्ता बनवा लेकर। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। एक ही बच्चा होगा, उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको प्रोत्साहन और पुरस्कार देंगे, वो हमको स्वीकार नहीं। राजनीति का काम वोट बैंक के दायरे में मुद्दों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन एक सच ये भी है कि कई बार मुद्दे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो राजनीति की मजबूरी बन जाते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पर 6 अगस्त को चर्चा हो सकती है। उससे पहले ही देश में घमासान मच गया। अगर इसमें लोग सांप्रदायिकता के पुट देख रहे हैं तो ये सिर्फ देखने का नजरिया है या सच में नियत में कहीं पर मुश्किल है? देखिए, ये नियत में खोट है। चूंकि 1872 से जनसंख्या शुरू हुई है, 8 जनगणना आज़ादी से पहले और 7 जनगणना आज़ादी के बाद हुई है। 1872 से लेकर 2011 की जनगणना तक हिंदू जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या अधिक बढ़ती रही। ये लगातार क्रम जारी रहा और जनगणना का यह जो तथ्य सामने आया है और उसके परिणाम हम देखते हैं, तो एक सामाजिक असंतुलन जो हम केरल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, असम में देख रहे हैं। जो भी साइंटिफिक लिटरेचर, डेमोग्राफिक लिटरेचर अवेलेबल है दुनिया के विभिन्न देशों में, उससे एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि जो पॉपुलेशन का जो लिंकेजेस है उस समाज के, उस प्रदेश की जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उससे तो ज़रूर है, लेकिन पूरी तरीके से लिंक नहीं होता है। वहाँ का जो लोकल कल्चर है, जो वहाँ का फैमिली सेटअप है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ के जेंडर नॉर्म्स है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण नीति का मसौदा पेश किया तो पूरे देश की राजनीति में हलचल मची थी। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं का किसी प्रकार से अभाव न होने दें, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, मुझे लगता है पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि अगर इनको रोका नहीं गया तो मुझे लगता है कि एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि वास्तव में सुविधाएं कम होंगी और लोग ज्यादा होंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ा अहम मामला ये है कि ये तख्लीक़ खुदा है, यानी ये अल्लाह का एक निज़ाम है और अल्लाह की तरफ से एक तोहफे के तौर पर ये औलाद है। हिंदू मुस्लिम राजनीति के कई अध्याय खुल गए। किसकी कितनी जनसंख्या के आंकड़ों की गणनाएं होने लगी। जनसंख्या नियंत्रण की नीति विशेषज्ञों के विमर्श के साथ साथ चुनावी रणनीति से भी जुड़ी। लेकिन आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में ऐसे कई मोड़ आए जब जनसंख्या नियंत्रण की नीति को राष्ट्रीय नीति बनाने की कोशिशें हुई। some extent, and people they dress better, somewhat. All these things are inevitable. We want them to happen, eating more and dressing better and all that, but they come in the way.
when population increases. मई 1964 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम दिनों का इंटरव्यू है, जिसमें वो जनसंख्या वृद्धि के साइड इफेक्ट्स पर चिंता जता रहे हैं। उनकी ये चिंता आजादी के कुछ सालों बाद ही शुरू हो गई थी। 1952 में दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश भारत था जिसने सबसे पहले परिवार नियोजन की जरूरत समझते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाया। तब देश की जनसंख्या 36 करोड़ से ज्यादा थी। उस समय यह नारा आम हुआ, बच्चे 2 या 3 ही अच्छे। लेकिन भारत की जनसंख्या की रोकथाम में कोई प्रगति नहीं हुई। 1971 तक देश की आबादी 56 करोड़ से भी अधिक हो गई। तब और छोटे परिवार की जरूरत के लिहाज से 1975 में नारा दिया गया, हम 2 हमारे 2। उसमें एक कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। वो कार्यक्रम है परिवार नियोजन का। तो हंसने से परिवार नियोजन नहीं होगा, इसमें काफी काम करना पड़ता है। और काम करने से पहले हर एक जितने यहां मौजूद हैं उन्हीं को यह फैसला करना चाहिए कि वो खुद ही परिवार नियोजन करेंगे। पहले इसका नारा था 2 या 3 बस, अब 2 पे ही बस कर दिया है। 80 के दशक में जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा था और उसकी रोकथाम के उपायों के लिए काम करने वाले को राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने का एक ऑफर भी। जब भी युवक कांग्रेस में या मेन कांग्रेस में जब मंत्री बनाते हैं या और कोई पोस्टें भरते हैं तो उसके लिए बड़ी दौड़ होती है। जो भी बनना चाहे उसे हम बना तो देंगे, लेकिन साथ साथ उसे महीने की 2 नसबंदियां लानी पड़ेंगी। आपातकाल के दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में व्यापक नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया, जिसको लेकर आज भी चर्चा होती है। लेकिन इसके बाद भारतीय राजनीति से जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा गायब हो गया। सुनाई दिया तो लगभग 45 साल बाद लाल किले की प्राचीर से। बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। आज जब संसद के पटल पर जनसंख्या नियंत्रण कानून चर्चा के दौर तक आने वाला है, तो हर तरफ ये मुद्दा गर्म हो चला है। कल इतनी पार्टी है कि कहा नहीं जा सकता, 1000 पॉलिटिकल पार्टी है, तो सब यदि इसी तरह के राग लाते जाएंगे तो कोई भी कानून नहीं बन पाएगा। जागरूकता फैलाई जाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन टू सम एक्सटेंट थोड़ा फोर्स भी डालना होगा, क्योंकि केवल जागरूकता से इंडिया में सभी लोग लिटरेट नहीं है, लिटरेसी रेट उतनी हाई नहीं है कि लोग केवल बोलने से समझ जाए और उसको फॉलो करें। गवर्नमेंट सोच भी रही है, भी एक नया कानून यूपी में लागू हुआ है कि 2 बच्चों से अगर ज़्यादा किसी फैमिली में हैं तो उनके दिक्कत आएगी गवर्नमेंट जॉब मिलने में, तो ये एक सही चीज़ है। एक्चुअली जो भी वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि वो सही प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक कि वो 1 सिंगल चाइल्ड के लिए जो भी उन्होंने बोला कि उनके पेरेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और बच्चों को मिलेगा, तो आई थिंक कि वो सही प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी लेट्स सी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या का मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन उससे पहले राजनीति देखें तो 45 साल का सन्नाटा था। जब भी जनसंख्या की बात हिंदुस्तान में होती है, सांप्रदायिक लकीरें खिंच जाती हैं, राजनीति की लकीरों को खींच दिया जाता है। जबकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है और देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। भारत
में अगर जनसंख्या के लिहाज से आबादी की सघनता को समझा जाए तो पता चलता है कि बढ़ती आबादी किस तरह असर डाल रही है। 1991 में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 267 व्यक्ति थी। 2001 में ये बढ़कर 325 व्यक्ति हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देश की सघनता है। बहुत जरूरी है, आज के समय के साथ ये जरूरी था और ये मेरा ख्याल है ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी हमारी सुविधाएं कम हो जाएंगी और हमारा विकास कम होगा। कोई भी कानून लेकर आने, अभी देखो आप किसानों को चला, उसके चक्कर में फिर भी बहुत सारी अड़चनें आती है। अगर ऐसा लागू होता है तो जनता की भलाई है इसमें और ये होना चाहिए। जनसंख्या के बढ़ने से रोजगार के ऊपर तो बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर जनसंख्या बढ़ेगी उस हिसाब से फिर रोजगार लोगों के बढ़ने चाहिए। सियासत से अलग प्रजनन दर का एक आंकड़ा ऐसा भी है जो जनसंख्या के मसले पर हिंदू मुस्लिम राजनीति का आधार बनता है। 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय हिंदुओं में 2.8% और मुसलमानों में 3.6% जन्म दर प्रति महिला थी। 2005-6 में हुए तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ये घटकर हिंदुओं में 2.59 और मुसलमानों में 3.4 रह गई। 2015-16 के आखिरी मौजूद परिवार स्वास्थ्य सर्वे में हिंदू महिलाओं में जन्म दर 2.13 और मुस्लिम महिलाओं में घटकर 2.61 पाई गई। ये 3 राष्ट्रीय सर्वे बताते हैं कि ये तो सच है कि मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में हिंदू महिलाओं के मुकाबले अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछली सदी के आखिरी दशक से अब तक इसमें गिरावट दर्ज की गई है। नियंत्रण की कोशिशें अगर दशकों से चल रही हैं, तो फिर कोई फल क्यों नहीं नजर आया है अभी तक? अगर वाकई सरकारी योजनाएं रही हैं, अभियान रहा है, तो वो कौन सी अड़चन है जो इसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है? – 2021 यानी ये साल भारत में जनगणना का भी साल है। हर 10 साल में जनगणना की जाती है। आखिरी बार 2011 में की गई थी। एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि भारत 1 या 2 साल के अंदर ही आबादी युद्ध में चीन को पछाड़ देगा और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। 2021 में चीन की आबादी 141 करोड़ निकल कर आई और भारत के 140 करोड़ के आंकड़े के पार जाने का अनुमान है। चीन को 40 साल से ज्यादा लगे अपने देश की आबादी की गति को थामने में। 1979 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू किया। भारत में नागरिक अधिकार धर्म के आधार पर मिले हुए हैं, जिसके चलते कभी वोट बैंक की राजनीति तो कभी धार्मिक विरोधों की वजह से जनसंख्या नीति कमजोर रही। नतीजा ये कि भारत पर लगातार जनसंख्या दबाव बढ़ता जा रहा है। संसाधन और सुविधाओं का सही से आवंटन किसी भी देश के भविष्य को सुखद और संपन्न बनाता है, लेकिन अगर सीमित संसाधनों में आबादी लगातार बढ़ती रहे तो खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। अब तो वो वोट बैंक की राजनीति हो गई भाई। वो तो वोट बैंक हमसे बड़ा जानवर है जो नियंत्रण में रहता है। विचार करना चाहिए। ठीक है, कानून की गलत क्या? ठीक है, आना तो आएगा तो ही क्या फायदा मिलेगा? फायदा यही मिलेगा, थोड़ा सा आबादी कम होगी, आबादी कम होगी, रोड में चलने की आसानी रहेगी, यही होगा सब कुछ। अनियंत्रित जनसंख्या का सीधा असर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इसका परिणाम भारत में माँ और बच्चे की मृत्यु दर के आंकड़े हैं। अधिक बच्चे होने पर मां की सेहत और बच्चे के जन्म दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 2018 में भारत में नवजात शिशुओं की मौत का आंकड़ा 7,21,000 था, यानी प्रतिदिन 1,975 बच्चों की मृत्यु। 5 साल से छोटे बच्चों की मौत का आंकड़ा इसी साल 8,82,000 बच्चे था, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2016 से 18 में प्रति 1 लाख जन्म पर 113 माओं की मृत्यु हुई। कारण एक से अधिक बच्चों को जन्म देने की वजह से मां और बच्चे दोनों में पोषण की कमी।
तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा जो NFHS दिखाता है उसमें ये है कि अगर हिंदुस्तान में जो करंटली मैरिड विमेन है 15 से 39 वर्ष के आयु की और जिनके पास ऑलरेडी जो बच्चे हैं, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप भविष्य में फर्टिलिटी कंटिन्यू करना चाहेंगी या चाइल्ड बेयरिंग कंटिन्यू करना चाहेंगी। उसमें यह देखा जाता है कि औसतन लगभग 50 से 55% महिलाएं कहती हैं हम नहीं करना चाहेंगे। बीते कुछ सालों से समय समय पर संसद में जनसंख्या नियंत्रण का स्वर सुनाई तो देने लगा, लेकिन कोई ठोस नीति बने तो कोई दिशा तय हो। फिलहाल राजनीति है, आरोप है, सवाल है। जनसंख्या विस्फोट राजनीतिक सवाल है या सामाजिक? ये सवाल पुराना है लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। इसे तलाशने की कोशिश हम करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ ही अलग अलग राज्यों की नीतियां और नियत। आप देखते रहिए श्वेत पत्र। आलोचना होती है तो ये कहा जाता है कानून बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर अमल कैसे किया जाएगा वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो इसके पीछे जरा हमें पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी कि जिन राज्यों में इस तरह की नीतियां बनी वहां पर क्या असर जमीन पर नजर आया। एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो। अब समय आ गया, क्योंकि ये भी 25, 30, 40 साल पहले की बात है। अब समय आ गया कि हम दो हमारा एक। ये नारा देश के अंदर होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे। यदि 70 के दशक में यदि नसबंदी को यदि उसी को आगे बढ़ाते तो आज ये जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती। सियासत को मुद्दा मिला है, इसीलिए जमकर शोर है, हंगामा है, और इसने जोर तब से पकड़ा जब से यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का अध्याय खुला। जनता के हितों के लिए कोई भी नीति बनाना वो आदरणीय योगी जी का काम है, और जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने जनता के हितों के लिए नहीं, अपने हितों के लिए नीति वो बनाते थे। हम जनता के हितों के लिए बनाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बहुत बड़ी चिंता एक उत्तर प्रदेश की आम जनता की है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण होगी तो हम योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचा पाएंगे, उनको मिलने वाली फैसिलिटीज दे पाएंगे। भाई इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसका पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। वो इसमें ये थोड़ी है कि उसे अगर वो आ जाएगा देश में बिल्कुल नहीं भुखमरी हो जाएगी। अरे भुखमरी तो अब देश आज भी हो रही है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश ने अपनी जनसंख्या नीति सार्वजनिक की, जिसमें स्पष्ट था कि 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान रखा गया है। 2 से अधिक बच्चे होने पर कम से कम 70 सरकारी परियोजनाओं का लाभ भी न देने का प्रावधान है। 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी प्रमोशन न मिलने या नौकरी से बर्खास्त करने का भी प्रावधान है। परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वाले परिवार को सरकारी प्रोत्साहन और लाभ देने की भी योजना शामिल है। जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है, और इस जिससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी।
भले ही यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति, सलाह मशविरा ये सब इस समय का सबसे गर्म मुद्दा बन गया हो, लेकिन ये भी एक सच है कि समय समय पर देश के कई अन्य राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योजनाएं बनती और अमल में आती रही। We want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. আমি তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিব খোজো যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হয়, যাতে আলটিমেটলি সোশিয়াল মিনান্স, পভাৰ্টি, ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট সবৰে ৰুটটো ক'ত আছে, সবৰ ৰুটটো ক'ত আছে ইন দ্য পপুলেशन। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम में जब से बीजेपी सरकार बनी तब से कोशिशें चल रही थी। 2 साल पहले ये निर्णय लिया गया कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर सकेंगे। 2021 जनवरी से ये नियम लागू है। नए मुख्यमंत्री इसको लेकर और भी अधिक गंभीरता से कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं और लगातार विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सिविल सर्विस नियम 2005 के तहत 2 बच्चों से अधिक होने पर नौकरी से बर्खास्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा सार्वजनिक खाद्य प्रणाली योजना में उन महिलाओं को जगह नहीं दिए जाने की सिफारिश है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। 2005 में गुजरात सरकार के एक संशोधन के अनुसार जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नियम तब बना जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा में 2 से अधिक बच्चे होने पर अर्बन लोकल बॉडी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और न्यायिक सेवाओं में 2 से अधिक बच्चे होने पर अयोग्य करने का प्रावधान है। बिहार और उत्तराखंड में भी कई तरह के चुनावों में 2 से अधिक बच्चे होने पर अयोग्य करने का प्रावधान रहा है, लेकिन अभी उसका असर म्युनिसिपल चुनावों तक ही सीमित दिखता है। आज के समय के साथ ये जरूरी था और ये मेरा ख्याल है ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। की बहुत बड़ी समस्या है, अभी भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे बेरोजगार हैं अपने देश में, तो जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और बेरोजगारी तो और बढ़ेगी बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उसकी भी दिक्कत आएगी। जनसंख्या का जो होता है देखा जाए तो मतलब यो इलेक्शन हो या वोटिंग हो उसमें भी तो एक मतलब भारी जनसंख्या का ही योगदान होता है। तो हो सकता है राजनीतिक का भी हो, राजनीतिक लोग कुछ जो हो सकता है ऑब्जेक्शन जो हाँ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक ये जनसंख्या नियंत्रण का बात है, आदमी को हर एक आदमी को जागरूक होना ही चाहिए। हिंदुस्तान ने जितने डोज अभी तक कोरोना वैक्सीन के दिए हैं उससे कम आबादी अमेरिका की समूची है। ऐसे में समझिए अगर हमारी आबादी कम होती तो शायद एक बीमारी से लड़ने में भी हम ज्यादा सक्षम होते। हमारे अस्पतालों में मुमकिन है उस तरह की भीड़ नहीं नजर आती। आबादी बहुत सारी समस्याओं के जड़ में है। राजनीति का काम है रास्ता दिखाना, लेकिन क्यों जनसंख्या के मुद्दे पर सियासत ही रास्ता भटकाती है। महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। इस बात का भी ध्यान दें कि कोई भी हमारे मजहब के हिसाब से, और मैं समझता हूँ मेरे हिंदू भाइयों के मजहब के हिसाब से भी एबॉर्शन नहीं होनी चाहिए। माँ के पेट में बच्चों की हत्याएं नहीं होनी चाहिए। एक हद तक कंट्रासेप्शन एक्सेप्टेबल है, लेकिन एबॉर्शंस की बैन नहीं चाहिए। जब नीति नियंता ही कानून को गैर जरूरी मानते हैं तब जनता के लिए उसका महत्व अपने अपने हिसाब से तय करने की थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है। वैसे आजादी के 75 सालों में जन जागरूकता के प्रयास लगातार चलते रहे, लेकिन नतीजा जीरो। भारत की जनसंख्या फटने की स्थिति में पहुंच चुके ज्वालामुखी जैसी हो चुकी है।
देखिए, मैं जानता था कि इसमें विवाद होगा और लोग कहेंगे कि कानून की अपेक्षा हम लोगों को समझें या समझाएं, जैसा नीतीश कुमार जी ने भी कहा। मैंने अपने बिल में एक प्रावधान दिया है कि कानून जिस दिन बनेगा उसके 18 महीने तक इसका कोई भी कोअर्सिव एस्पेक्ट, कोई भी दमनकारी चीज़ें जो भेदभाव करेगा वह लागू नहीं होगा। कानून के सहारे हम 18 महीने तक लोगों तक पहुंचेंगे जो इस कानून से अपरिचित हैं या जनसंख्या के असंतुलन से अपरिचित हैं, जो दिग्भ्रमित हैं या जो बरगलाए गए हैं या जो किसी दकियानुसी सोच के शिकार हैं। इन 4 प्रकार के लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने 18 महीने का वक्त दिया है। वैसे अगर कानून बन भी जाए और सही से उसका पालन न हो तो कानून भी बेमानी हो सकता है। राजस्थान इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इंदिरा जी ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। अब समय आ गया। मैंने तो पहले भी कई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मैंने राज्य के चिकित्सा मंत्री होने के नाते भी मैंने कहा है कि अब समय आ गया, हम दो हमारे एक। और जनसंख्या जब तक नियंत्रित नहीं होगी, कितना ही विकास देश कर ले, सारी समस्याएं उसकी जड़ है बढ़ती हुई आबादी। सलाह अच्छी है, लेकिन अगर सही से लागू ही न हो तो क्या फायदा। राजस्थान में 29 साल पहले लगभग वैसा ही कानून बन चुका है जैसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब बनाना चाहते हैं। उन्नीस में भैरों सिंह शेखावत सरकार ने राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। चुनाव जीतने के बाद भी अगर बच्चे 2 से ज्यादा हुए तो पद से हटने का कानून बना। 2001 में गहलोत सरकार ने और सख्ती करते हुए सरकारी नौकरी के लिए 2 से ज्यादा बच्चे न होने का नियम जोड़ा। सरकारी नौकरी में आने के बाद भी बच्चे 3 हो गए तो 5 साल तक प्रमोशन रोका जाने लगा, और नौकरी करते हुए बच्चे 3 से ज्यादा हो गए तो बर्खास्त तक किए जाने का नियम बना। कानून फाइलों में बना, जमीन पर जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। राजस्थान में आबादी लगातार बढ़ती रही। राजस्थान की जनसंख्या 1.5 करोड़ से 8 करोड़ होने को आई। 7 दशक में राजस्थान की जनसंख्या 426% तक बढ़ी। 9 साल तक के बच्चों की आबादी में संख्या सबसे ज्यादा 22%। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर अब भी 2.5% है। आज प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या 7 करोड़ 97 लाख के लगभग पहुंच गई है। राज्य में हम जो है कुल प्रजनन दर अभी जो 2.5 है उसको 2.1 पे लाने के लिए 25 तक प्रयासरत हैं। कानून के साथ जागरूकता और जन भागीदारी को आंदोलन का स्वरूप देने की भी आवश्यकता है, वरना कानून का क्या, बनते हैं और बने रह जाते हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे बढ़ती आबादी सामाजिक सेहत के लिए भी एक चुनौती है। आप देखते रहिए श्वेत पत्र। आबादी पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान समय समय पर चलाए गए, लेकिन क्या केवल जागरूकता पर ही भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि नतीजा देखने के लिए मिला नहीं। और आज की स्थिति यह है कि आबादी आपातकाल की परिस्थिति में नजर आ रही है। भारत में बढ़ती आबादी की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर जरूरत से अधिक दबाव है और सामाजिक संतुलन का समीकरण भी बिगड़ता जा रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया की जमीन के मुकाबले भारत के पास सिर्फ 2.4% जमीन है, लेकिन विश्व की आबादी का 17.5% से अधिक बोझ भारत की जमीन पर है। इसी तरह से पूरी दुनिया के पीने के पानी में भारत के पास सिर्फ 4% है, लेकिन जनसंख्या 17.5% से अधिक। ये आंकड़े इस बात की तस्वीर स्पष्ट खींचते हैं कि भारत में जनसंख्या के हालात भयावह हो चुके हैं। जो इंडिया का पॉपुलेशन साइज है, इट इज़ ऑलरेडी बिग फ्रॉम द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, एंड इफ वी आर एडिंग एवरी ईयर 2.5 करोड़, इट इज़ ऑल्सो बिग। हम लोग अगर एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम लोग को नंबर भी कम करना है और नंबर के साथ लाइफस्टाइल भी चेंज करना है, लेकिन लाइफस्टाइल का चेंज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए नंबर हम लोगों को कम कराना है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधन लगातार घट रहे हैं।
ऐसे में घनी आबादी के कारण संक्रमण और दूसरी बीमारियां बढ़ सकती हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो सड़कों पर वाहन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। जनसंख्या का देश की अर्थव्यवस्था पर हमेशा बोझ रहता है और विकास की गति भी देश को रेंगती हुई ही मिलती है। सवाल भले ही नीति और नियत के बीच उलझा है, लेकिन ये सवाल और इस पर विमर्श जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।